I'm really sorry. नहीं ये गलत बात है ना। मेरी बेटी को एक्चुअली सुबह 9 बजे ख्याल आया कि उसने खाला की तरफ जाना है। सुबह उसको तैयार करना पड़ा, फिर उसको छोड़ के आना पड़ा। So I have to drive through the whole city और उसको मैं छोड़ के आ रही हूँ। सारा प्लान खत्म हो गया। अच्छा जी, आपने वो वीडियो देख लिया साइलेंट लेटर वाली? स्पीकर के साथ लगी थी, स्पीकर के बगैर लगी? That is a very good channel. अगर आप कभी IELTS की तैयारी कर रहे हो, मैंने IELTS किया था, वही चैनल देखा था। एक चैनल और था, इट वॉज इन बेड। दोनों बहुत अच्छे चैनल हैं, बहुत अच्छे। तो स्पोकन पे मैंने इससे काम किया था और रिटन पे मैंने उससे काम किया था, एंड आई गॉट 7.5 विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि मेरा लिसनिंग और रीडिंग में 8.5 था, लेकिन मेरा राइटिंग में 6 था। राइटिंग में 6 इसलिए था क्योंकि आई एम अ क्रिएटिव राइटर, और वहाँ पे वो बिल्कुल ही A लेवल वाला ऐसे लिखना था, तो आई डिडंट नो। और मेरे वाला जो था वो बिल्कुल ही कुछ और ही हो गया था। तो राइटिंग बहुत ख़राब गई थी उसमें। अच्छा जी, हम कल कर रहे थे फ्रेजेस। I asked you to write a sentence yesterday. What was it? It was attendance, comma, attendance, comma, marked by the teacher, comma, was faulty. टीचर को ब्लेम कीजिएगा हमेशा। मैम अटेंडेंस टीचर मार्क है। हाँ, यस। एक और जुमला भी था किसी का, कॉमे के साथ ही आया था। I don't remember exactly. हाँ, अच्छा, वो हमने कर लिया था। ओके। अच्छा साहब, सर ये मार्कर खत्म हो गया है। अच्छा जी, और जरा बुक्स मुझे इधर ही दे दीजिएगा, मैंने कुछ बुक्स बच्चों को दिखानी थी। मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटा चंक है उसको हम कहते हैं फ्रेज। इट्स द लीस्ट। हम लफ्ज को काउंट नहीं करते, फ्रेज से मुराद है 2 लफ्ज या 2 से ज्यादा। ठीक है? हाँ सर, बुक इधर ही रख के मैंने ना बच्चों को दिखानी है बुक्स। वो वाला उठा लीजिएगा। नहीं, ये वाला मैंने ले लिया, वो वाला उठा लिया बस। फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ग्रामर इज ऑल अबाउट डिफरेंट नेम्स। तो चीज वो ही आपके सामने लिखी हुई, ये देखने में वर्ब है, ये भी देखने में वर्ब है, ये भी देखने में वर्ब है, लेकिन हम इसको वर्ब नहीं कहते। ओके, वर्ब हम उसे कहते हैं जो टेंस होता है। ठीक है? अब अपने अपने वो उसका मतलब जो रोल वो अदा करेगा उसके हिसाब से उसका नाम बन जाएगा। तो जब हम फ्रेज कहते हैं तो हम कहते हैं फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता,
सेंटेंस क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, सेंटेंस में दूसरी चीज क्या थी? कंप्लीट आइडिया। फ्रेज क्या है? इट हैज सम आइडिया, सम मीनिंग, अ लिटिल मीनिंग, इट इज स्लाइटली मीनिंगफुल। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ जी एट द 11th आवर, तो आपको मानी तो कुछ समझ आया कि बिल्कुल आखिरी टाइम पे, लेकिन आखिरी टाइम पे क्या मतलब, क्या हुआ, किसके साथ हुआ? डू यू हैव एनी आइडिया? नो। सो देयर आर सम मीनिंग्स बट नॉट द होल आइडिया, कि आपको बात समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में आप ये दो लफ्ज देखें। If I come and say sit down, so what would you do? You look around कि किसको कहा है, क्या कहा है? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दो लफ्ज इतने पावरफुल है कि आपको समझ आ रहा है किसी को कहा जा रहा है कि बैठ जाओ। तो इसमें कोई सब्जेक्ट भी है, कोई वर्ब भी है। सब्जेक्ट कौन है? मैंने कहा है यू सिट डाउन। ठीक है। तो जिसको कहा है उसको भी समझ आ रहा है, और फिर इसमें वर्ब भी है। हमें मन ही समझ आ जाता है। ठीक है। फ्रेज में हमें ये समझ नहीं आता कि क्या बात की जा रही है, किससे की जा रही है, क्या काम हो रहा है। कंप्लीट आइडिया समझ नहीं आता। फ्रेजेस की तीन टाइप्स हैं। पहली फ्रेज है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज इज सिंपल। कल जिस पे हमने काम किया था वो प्रेपोजिशनल फ्रेज थी। प्रेपोजिशनल फ्रेज begins with the preposition plus noun और pronoun। preposition हम अलग से पढ़ेंगे। preposition किसी भी जुमले के अंदर noun या pronoun को इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है। सो हम noun pronoun ऐसे ही बीच में लगा सकते हैं, हमें किसी preposition के साथ लगाना पड़ता है। जैसे मैं कहती हूँ he goes walk, now that walk doesn't make sense, तो हमें किसी चीज के साथ लगाना पड़ता है। he goes for a walk। ठीक है। अच्छा, he goes for a walk friends, he goes for a walk with his friends। ठीक है। हम ऐसे नाम नहीं लगा सकते बीच में। सब्जेक्ट वर्ब तो ऑटोमेटिकली लग जाता है कि एक बंदा वो कोई काम कर रहा है, तो हमने कहा जी he reads, तो ये ऑटोमेटिकली जुड़ गया। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम कहते he reads a book, तो ये जुड़ गए। इनका क्या ताल्लुक था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, ये ऑटोमेटिकली जुड़ रहे हैं। अब इसके साथ आपने कुछ और लगाना है। ठीक है। तो अब आप कहना चाहते हैं he reads a book every day, तो चलो वो तो एडवर्ब में लग गया। अच्छा, he reads a book morning, he reads a book in the morning। ठीक है। सो मॉर्निंग एक नाउन था जो हमने इस जुमले में इंट्रोड्यूस करवाना था, और हम अकेले नहीं करवा सकते। ठीक है। बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज इज सिंपल। इट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड इट हैज अ नाउन और प्रोनाउन इन इट। ठीक है। एट द 11th आवर, एट इज अ प्रेपोजिशन, आवर इज अ नाउन। टाइम जो होता है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, डस्क, सारा टाइम वो नाउन होता है। सो वो एट जो है वो आर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है जुमले के अंदर। दैट्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंफिनिटिव फ्रेज है, लेकिन हम अभी इंफिनिटिव फ्रेज की बात नहीं कर रहे। हम बात करने लगे हैं पार्टिसिपल फ्रेज की। अब पार्टिसिपल नाम है एडजेक्टिव का, लेकिन हम इस एडजेक्टिव को पार्टिसिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी एडजेक्टिव से डिफरेंट है। मैं कहती हूँ the sky is blue। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। अच्छा, यहाँ पे ऊपर वाले जुमले में ब्लू खूबी है स्काई की, एडजेक्टिव है। अच्छा, नीचे हमने कहा कंट्री, ये नाउन है। इस कंट्री की खूबी क्या है कि ये डेवलपिंग है, ये एडजेक्टिव है। ऐसा ही है। लेकिन इस एडजेक्टिव में और इस एडजेक्टिव में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क है इनकी शक्ल का। ठीक है। इसकी शक्ल नॉर्मल है,
इसमें कोई वर्ब वाली फीलिंग नहीं आ रही कि ये कोई वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी शक्ल में ये इंग लगा हुआ है, ये वर्ब है देखने में, लेकिन ये काम कौन सा कर रहा है? एडजेक्टिव का। अब हमारे पास वो एडजेक्टिव है जो देखने में वर्ब होता है, तो हमें उसका नाम अलग करना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे, या हमें ये भी समझ आए कि डेवलपिंग जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, डेवलपिंग वर्ब भी हो सकता है। जैसे होता है जी, पाकिस्तान इज डेवलपिंग अ न्यू स्ट्रेटजी, जो भी, वैसे डिजाइनिंग ज्यादा बेहतर होता है, बहरहाल आवर फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग कि डेवलपिंग कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब, ठीक है। सो हमने ये डिफरेंशिएशन क्यों रखी है? एडजेक्टिव, किसी भी नॉर्मल एडजेक्टिव और किसी भी वर्बल एडजेक्टिव के दरमियान में, क्योंकि दोनों की शक्ल मुख्तलिफ है, तो हमारी कंफ्यूजन तब खत्म होगी जब दो नाम होंगे, ठीक है। सो वो एडजेक्टिव जो देखने में वर्ब लगता है उसको कहते हैं पार्टिसिपल, और इसी से क्योंकि आपके ध्यान में जेरेंड आ रहा होगा, वो नाउन जो देखने में वर्ब लगता है उसको कहते हैं जेरेंड। जैसे कि he loves reading, he loves swimming, he loves that white building, ठीक है जी। he loves reading, इस जुमले के अंदर वो रीडिंग नहीं कर रहा, रीडिंग एज एन एक्टिविटी, ठीक है, उसे पढ़ने का शौक है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, ठीक है। हम कहते हैं वो पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है वर्ब होता, लेकिन उसको पढ़ाई पसंद है, तो पढ़ाई इज अ नाउन। स्विमिंग, तैराकी, तैराकी एज अ स्पोर्ट, अगर तो हम कहते हैं ही इज स्विमिंग तो हमारे जुमले में ही तैर रहा होता, लेकिन ही लव स्विमिंग में स्विमिंग एज अ स्पोर्ट्स आई है, एज एन एक्टिविटी आई है, ठीक है। He loves that white building. White is the adjective, और adjective किसके साथ करते हैं? Nouns के साथ। और building क्या होती है? इमारत। ये होती है तैराकी और ये होती है पढ़ाई, ठीक है। सो ये nouns हैं जिनके साथ ing लगा हुआ है, तो ऐसे nouns जिनके साथ ing लगा होता है उनको क्या कहते हैं? Gerund, ठीक है। सो हमारे पास दो चीजें होती हैं वर्बल, एक होता है वर्बल नाउन जिसे कहते हैं जेरेंड, और एक होता है वर्बल एडजेक्टिव जिसको कहते हैं पार्टिसिपल। अच्छा, जो जेरेंड होता है ना वो सिर्फ एक ही तरह का है, उसके आखिर में इंग आता है बस, आईएनजी, लेकिन पार्टिसिपल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, और पास्ट पार्टिसिपल इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारे पास कोई टेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती हो अकेली, तो ये वो टेंस है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली लगी होगी। कहाँ लगती है? हैव, हैव, हैड के साथ, पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ लगती है, ठीक है। उसके अलावा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली कभी नहीं मिलती। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है। दूसरी बात ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट के साथ और पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना कि जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, जब पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल आता है, नहीं। ये एडजेक्टिव वो है जिसकी हम शक्ल की बात कर रहे हैं, जिसकी वर्ब जैसी शक्ल है, ठीक है। सो वर्ब जैसी शक्ल का मतलब क्या है कि जो ये वाला पार्टिसिपल है इसकी शक्ल पास्ट वाली है और इस वाले की शक्ल प्रेजेंट वाली है, लेकिन एडजेक्टिव का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता पास्ट प्रेजेंट के साथ। जैसे यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, द स्काई इज ब्लू, तो ब्लू से आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट है या पास्ट है, ठीक है। आप कहते हैं जी पाकिस्तान सीक्स help from the developed countries, ठीक है। So this developed is past participle
and this is verb. This developing is present participle. ठीक है जी. So वो जो थर्ड फॉर्म है ना, ये वाला पास्ट पार्टिसिपल, ये जरा फीलिंग देता है अकम्पलिशमेंट की. मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, यू एंड आई गेट द आइडिया कि वो डेवलप हो चुकी नहीं है, और डेवलपिंग का मतलब है कि अभी चल रहा है कुछ. ठीक है. सो ये सेंस हमारी समझने की होती है, हम उसके मुताबिक यूज कर देते हैं. इसमें तो कोई टेंशन नहीं है पार्टिसिपल में. इसे हम पार्टिसिपल फ्रेज नहीं कह सकते और डेवलपिंग कंट्री को और डेवलप्ड कंट्रीज को. क्यों? क्योंकि जो पार्टिसिपल फ्रेज होगी ना, वो अ से नहीं शुरू होगी. जी सर. हाँ, और सर जो शानदार डाल दीजिएगा. सो जो पार्टिसिपल फ्रेज होगी वो पार्टिसिपल से शुरू होगी, अ द से नहीं शुरू होगी. आ और द से नाउन शुरू होते हैं. तो ये जो अ था ये कंट्री के लिए था, ये जो द था ये कंट्रीज के लिए था. ठीक है. सो हम किसी नाउन की बात कर रहे थे. पार्टिसिपल फ्रेज वो होगी जो पार्टिसिपल से शुरू होगी. अच्छा जी, आपका नाम, व्हाट्स योर नेम? अली. अली. ओके. ओह वेरी गुड. सो अली, आपने ना बोर्ड की तस्वीर लेनी है. अब इसके बाद मैं ये वाला कर लूँ, फिर उसको हम डिलीट कर देते हैं. अच्छा जी, इसकी तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं 11th आती, इसको छोड़ दें. इधर आते जाके हमने बात की कि सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है. सेंटेंस वो होता है जिसमें कंप्लीट आइडिया होता है. ठीक है. किसी चीज की बात हो रही होती है. तो अटेंडेंस मार्क बाय द टीचर वाज फॉल्टी. मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट ढूंढना होता है, तो कैसे ढूंढते हैं हम? एग्जैक्टली, वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. हम वर्ब के साथ हु या व्हाट लगाते हैं तो हमें सब्जेक्ट का जवाब मिल जाता है. सो हु, व्हाट वाज फॉल्टी? अटेंडेंस की बात हो रही है. अटेंडेंस क्या थी भाई? फॉल्टी थी. तो मैंने आपको एक और बात बताई थी मानी के एतबार से. ये तो है स्ट्रक्चर. मानी के एतबार से मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस या तो किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है या फिर सब्जेक्ट से एक्शन करवाता है. दो काम करता है. तो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है अटेंडेंस वाज फॉल्टी. अटेंडेंस को काम नहीं कर रही. ठीक है. और वो जो कल हमारे पास एक जुमला आया था वो क्या था? अटेंडेंस वाज मार्क्ड. उसमें अटेंडेंस काम कर रही थी. फिर हमें देखना पड़ा कि अटेंडेंस एक्टिव है या पैसिव है. अच्छा, अब अटेंडेंस वाज फॉल्टी, ये तो हमारी होगी बात, लेकिन जुमले में कुछ और भी है. ये नॉन एसेंशियल. अच्छा, अब ये जो मार्क्ड बाय द टीचर है, ये देखें, ये देखने में तो वर्ब है. इट इज अ वर्ब, आई वोंट डिनाई दैट. लेकिन जुमले के अंदर अटेंडेंस मार्क हो रही है या अटेंडेंस फॉल्टी हो रही है? फॉल्टी हो रही है. अटेंडेंस के फॉल्टी होने की बात हो रही है, मार्किंग की बात नहीं हो रही. ये वो इंफॉर्मेशन है जिससे हमें समझ आ रहा है कि कौन सी अटेंडेंस, वो जो टीचर ने मार्क की थी. एक अटेंडेंस स्टूडेंट की शीट भी होती है. ठीक है. सो मार्क बाय द टीचर अटेंडेंस की खूबी है. ठीक है. ये पूरा एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है. हमें समझ आ रही है कि भाई अटेंडेंस कौन सी थी. जैसे मैं आपसे कहूं कि ये यहाँ पे था, he loves that white building. भाई कौन सी बिल्डिंग? व्हाइट बिल्डिंग. हमें एडजेक्टिव से समझ आया कि अच्छा वो व्हाइट वाली बिल्डिंग की बात हो रही है. ठीक है. इसी तरह मार्क बाय द टीचर से हमें समझ आया कि अच्छा अटेंडेंस वो वाली. ठीक है. सो ये जो चीज थी ये इससे शुरू हुई. जब भी मैं आपसे कहूंगी वर्ब, तो वर्ब से मेरी मुराद है टेंस. ठीक है. और जहां तक रही बात टेंस की, तो हम एज स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी बिलीव कि इनसे मार वॉज वर कुछ नहीं होते, ये सब कुछ होते हैं. सो अगर किसी जुमले में एक ऐसा नन्ना मुन्ना सा वॉज लगाओ कहीं पे जाके, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इसको दफा करो, ये क्या है. यू कांट इग्नोर इट. यू कैन इग्नोर दिस थिंग बट यू कांट इग्नोर दिस थिंग. अगर आपके जुमले में इज एम आर वॉज वर्ड लगा होगा, अकेला भले लगाओ, वही टेंस होगा आपका. ठीक है. और ये भी आप नहीं सोचेंगे. सम टाइम्स अगो, few months ago a student told me कि मैम ये जो was है ना, ये इसके साथ है, तो ये इधर लगा हुआ है. मतलब अब स्टूडेंट्स अपने
आइडियाज लगाते हैं ना, रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब से पहले लगेगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि दोनों के दरमियान में एक आधा लफ्ज आ जाए जो कि होगा एडवर्ब, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि एक उधर लगा एक उधर लगा। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक्शन वर्ब पहले आ जाए और हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाए, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा टेंस है, दिस इज वर्ब। फॉल्टी क्या है? फॉल्टी एडजेक्टिव। ओके, दैट इज एडजेक्टिव, क्योंकि हमें अटेंडेंस समझ आ रही है कि अटेंडेंस क्या आती है, जैसे यहाँ पे था द स्काई इज ब्लू। अब ये जो मार्क बाय द टीचर है ये इससे शुरू हुआ है, विच इज अ पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ ये जो जितनी बात हो रही है इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा आगे देखें, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, रिटन बाय KK अजीज इज रिकमेंडेड बाय FPSC। अब इस जुमले के अंदर किताब को लिखा जा रहा है या रिकमेंड किया जा रहा है? रिकमेंड किया जा रहा है। व्हाट इज रिकमेंडेड बाय FPSC? किताब का नाम हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है, हमेशा। दिस इज योर सब्जेक्ट, इज रिकमेंडेड इज योर वर्ब, ठीक है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा आपको आइडिया है ऑलरेडी, दिस इज पैसिव वॉइस, ठीक है जी। बाय FPSC, बाय क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और ये FPSC किसी इदारे का नाम है, दिस इज अ नाउन, दिस इज योर प्रेपोजिशनल फ्रेज। हमारे जुमलों में प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भरी भी होती हैं, और आप लोग खुद पार्टिसिपल फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेज भी यूज करते हैं, यू जस्ट डोंट नो क्या आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रिटन बाय KK अजीज मेकिंग ऑफ पाकिस्तान की खूबी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती थी, रिटन बाय KK अजीज कॉमा पब्लिश बाय वैनगार्ड, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हम आपको निशानियां बता रहे हैं कि भाई मेकिंग ऑफ पाकिस्तान लिखी किसने है, भाई मेकिंग ऑफ पाकिस्तान छापी किसने है, आपको समझ आ रहा है, आपको किताब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स हैं दोनों, और ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, और है फ्रेज ये, क्योंकि पार्टिसिपल से बात शुरू हो रही है, उसके बाद छोटा सा आइडिया आ गया। अच्छा ये दोनों तो पास्ट पार्टिसिपल थे। अब यहाँ पे देखें, looking at the mirror he noticed a white hair in his mustache. So looking at the mirror he noticed a white hair in his mustache. जुमले के अंदर वो लुक कर रहा है मिरर में या नोटिस कर रहा है? नोटिस कर रहा है। Who noticed a white hair in his mustache? He is your subject. Noticed is your verb. भाई क्या नोटिस किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो व्हाइट हेयर कहाँ? दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाजू का हमारे पास एक ही जुमले में दो ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और फिर दूसरा इनडायरेक्ट होता है। लुकिंग एट द मिरर क्या है? लुकिंग एट द मिरर हमें ये बता रहा है कि ही किस कंडीशन में है। लुकिंग एट द मिरर, तो हमारे सामने ही की एक तस्वीर बन गई है कि ही काम तो कुछ और कर रहा है, नोटिस कर रहा है जुमले के अंदर, लेकिन हमें जो शक्ल हमारे ज़हन में इमेज बनेगा वो ही का है जब वो शीशे में देख रहा है, ठीक है। दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, और ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, knowing the absurdity of his question he timidly asked if he could skip the exam. अब इसमें he ask कर रहा है या no कर रहा है? He is asking something, ठीक है। Who timidly asked if he could skip the exam? He is your subject, ask is your verb, timidly आपको बता रहा है कि उसने पूछा कैसे है, that is adverb। आगे वाले को जरा छोड़ दे, अभी हमने क्लॉजेस पे बात नहीं की, that is a dependent clause। Knowing the absurdity of his idea, of his question, हमें ही की ज़हनी सूरत हाल समझ आ रही है, उसको पता है कि फजूल सवाल कर रहा है वो, ठीक है, ये उसके ज़हन में चल रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है ये मॉडिफाई करी है ही को, ठीक है। हम ही के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन भी दे सकते थे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक लफ्ज का एडजेक्टिव होता है वैसे ही हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज भी होती है, वो एक लफ्ज की नहीं होती,
उसमें 2, 3, 4, 5 लफ्ज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, इन दोनों जुमलों में आपने नोट किया, हाँ इन दोनों में पर्टिकुलरली, कि आपके सब्जेक्ट से पहले आपकी फ्रेज आई है, पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। ऐसा ही एक सब्जेक्ट था ही और पार्टिसिपल फ्रेज उससे पहले आई है, तो थोड़ी सी पंक्चुएशन भी दे दिए। अगर किसी जुमले में पार्टिसिपल फ्रेज सब्जेक्ट से पहले आती है तो हम उसे कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी साथ साथ लिखते जाए। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले अगर वाइल लगा दें तो फिर वो उसमें चली जाएगी, प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशन में चली जाएगी, फिर कॉमा देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कॉमा हम फिर भी देंगे, उसमें पार्टिसिपल आ रहा है, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या है? अगर वाइल हम अक्सर करके लगाते हैं, वो वाइल क्योंकि ना हम वाइल से ना साइमल्टेनियसली वाली फीलिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, और बाजू का साइमल्टेनियसली वाली दे रहे होते हैं, बाजू का सरफेस वाली दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमेशा नहीं आता। वी फील मोर कंफर्टेबल कि अगर हमने वाइल लगाना हो। जैसे मैं आपको भी एक मिसाल देती हूँ, रेनन मार्टिन का कल मैंने आपको कहा था पहली एक्सरसाइज का आखिरी जुमला है, अच्छा ये आप और मैं बनाएंगे ना, हम कहेंगे वाइल गोइंग अप द हिल, हमें लगेगा ये वाइल के बगैर सही नहीं है, हालांकि ये सही है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अब इसमें ही गोइंग कर रहा है या सॉ कर रहा है? सॉ, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट है, सॉ क्या देखा भाई? अ टेम्पल, ठीक है। इसकी निशानी तो आपके सामने बड़ी सादी सादी है, यहाँ पे इज एम आर नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये इन था ना, इज एम आर हो सकता था, ये हैव बीन हो सकता था, नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि ये आपका पार्टिसिपल है, ठीक है। अच्छा, ही सॉ और टेम्पल, अब हमें ही के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिली? हम जो ही की तस्वीर बना रहे हैं अपने ज़हन में, गोइंग अप द हिल, तो अब हमें समझ आया कि वो असेंड कर रहा है, ठीक है। सो एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं नाउन को। इन दिस केस वो नाउन या प्रोनाउन जो है वो आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है। वाइल भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉमा हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इतने में कोई सवाल? सब समझ आ गया? अभी आपका ग्रुप बनाने लगे, उसमें आ जाएगी, नोट करिए। वो जो आपने अच्छा, looking at the mirror he noticed, ये जो looking at the mirror है, ये past participle होगा? नहीं, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। नहीं, वो notice platform होगा। नहीं, he noticed, notice तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई ना, दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हमारा पार्टिसिपल तो लुकिंग है, इंग, ठीक है। सो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग के साथ आया, नोटिस, सो ही नोटिस्ड, तो नोटिस तो आपका वर्ब है, ये तो पार्टिसिपल है ही नहीं, ये आपका टेंस है, ठीक है। उठे जरा बच्चे, बोर्ड साफ करें। ओके, वेरी गुड। आ जाए आप बैठ जाए। अच्छा जी, नो क्वेश्चन, तब समझ आ गया, फिर टेस्ट दे दें, समझ आ गया तो टेस्ट ले ले फिर एक कभी। ले लेंगे। अच्छा जी, काम कहाँ है आप लोगों का? काम निकालें जरा। मैं अभी सर से लेती हूँ लिस्ट, आप लोगों की ग्रुप बनाती हूँ अभी क्लास के बाद, ठीक है। फिर उसमें ऐड करती हूँ आप लोगों को, ये इमेजेस तो शेयर कर दूँगी उसको, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप में से जिन बच्चों की क्लास मिस हो गई है, उसमें मैं फेसबुक के ऊपर ये जो ग्रुप बना हुआ है उसमें फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। उसका लिंक शेयर कर दूँगी, उसमें फिर आप मेंबरशिप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा और आई ऐड यू टू दैट ग्रुप, ठीक है। लेकिन आपका प्लेज है मेरे साथ कि आप अनसेव यूज नहीं करेंगे वीडियो का, वीडियो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। सारे दोस्तों का ग्रुप बना के नहीं देखेंगे, ठीक है। उसको डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है। और आई एग्री वाला साइन कर देंगे नीचे, ठीक है।
आर डिफरेंट, लेकिन ये ग्रुप वाली तो रोज क्लास की जा रही होती है। पहले किसी से लिए हैं ग्रुप पता है मुझे, उसके बाद मैंने ना फिर सबको निकाल दिया उसमें से, तो मुझे बड़ा ही गुस्सा चढ़ा था। मैंने कहा देखो जरा बच्चों से कहो भी, मतलब नाउ आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द लेक्चर बट आई स्टिल डू, क्योंकि मुझे होता है कि कोई बच्चा मिस कर देता है, बच्चे रिवाइज कर लें, लेकिन फिर भी ना बच्चे बाज नहीं आते। कॉर्पोरेट होता है। तो मैंने अभी क्लास खत्म होगी 1 बजे, मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, तो मैं 2 बजे तक तो कम से कम दूँगी, उससे ज़्यादा नहीं दे दूँगी। मैं भी अच्छा आप बताओ कौन सा फ्रेंड? आप में से कोई बोला था कि एक ही आर्टिकल बता दें, मैंने तो इसलिए एक ही बता दिया था, यू कैन टेक एनी आर्टिकल फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, वो जरूरी थोड़ी है कि आपने थक जाएंगे क्योंकि आपको आदत नहीं है। अगर आप अपनी आदत सिर्फ रीडिंग की हैबिट चेंज कर लें ना सब्जेक्ट वर्ब के साथ, तो आपको जल्दी समझ आएगा, लेकिन ये काम ओवरनाइट नहीं हो सकता ना। अभी तो आप देख के स्ट्रगल ही करेंगे कि मतलब पता नहीं मैम तो इतने आसान जुमले बना रही थी, उसको तो फौरन नजर आ जाता था, इसमें हमें नजर ही कुछ नहीं आता। बिल्कुल, एक्सप्रेशन यही तो होता है कि जब आप कंफर्टेबल होते हैं लैंग्वेज के साथ, तो आप अपने हिसाब से चला रहे होते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा जी, हमारे पास दूसरी टाइप आती है इंफिनिटिव फ्रेज।
इंफिनिटिव फ्रेज में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि कोई टेंस ना हो उसको हम कहते हैं कि ये इंफिनिटिव है, ठीक है। अभी जरा देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। To find out the truth, he decided to meet the victim. Who decided to meet the victim? तो इसमें he subject है, वो find कर रहा है या decide कर रहा है? Decide. ठीक है जी। To find the truth is his job. अच्छा इसको छोड़ दें। To interview Donald Trump, he'll leave tomorrow. Who will leave tomorrow? इसमें ही जो है वो लीव करेगा या इंटरव्यू करेगा? नहीं, लीव करेगा। लीव करने का पर्पस है इंटरव्यू करना, लेकिन काम तो वो लीव का कर रहा है, ठीक है। टुमारो इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, अब इन दोनों जुमलों के अंदर टू फाइंड आउट द ट्रूथ में हमें फाइंड नजर आ रहा है। दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। To interview Donald Trump, this is verb की first form. Verb की first form अकेली लगी हो तो वो कोई tense नहीं होता, मतलब वो कोई tense नहीं है, literally कोई tense नहीं है, ठीक है। verb की first form कोई tense नहीं होता, ठीक है। verb की first form plus ses होता है tense, जिसे हम present indefinite कहते हैं, लेकिन to plus verb की form first form कोई tense नहीं होता। अब इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं infinitive। इन्फिनिटिव क्यों कहते हैं? इसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं काम की। तो जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो तो डेफिनेट हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, इन चारों का पैसिव भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होती है, उसको कहते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। सो हमें ये देखने में वर्ब लग रहा है, लेकिन वर्ब किसे कहते हैं हम? जो टेंस होता है। तो ये हमारा टेंस नहीं है, इसको हम फिर क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। और ये टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इसको हम कहेंगे इन्फिनिटिव फ्रेज। तो इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रम्प, इसको हम कहेंगे इन्फिनिटिव फ्रेज। तो अभी पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी जुमले में पार्टिसिपल फ्रेज सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो कॉमा लगा के उसे सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रही हूँ कि अगर किसी जुमले में इंफिनिटिव फ्रेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले आ जाए तो उसे कॉमा लगा के अलग कर देते हैं। इन दोनों जुमलों के अंदर मैंने ये दो कॉमास लगाए हैं। अब मैंने आपको पहली क्लास में एक बात की थी कि आपके जुमले का सब्जेक्ट बताएगा कि आप कैसे कैंडिडेट हैं इन टर्म्स ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सो अब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? एक वर्ड का, ज्यादा 2 वर्ड का बन गया, ठीक है। आप कभी वेरिएशन नहीं लाते, तो मेरी वेरिएशन से मुराद ये थी कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या किया? टू फाइंड द ट्रूथ इज हिज जॉब। व्हाट इज हिज जॉब? Find the truth. दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब। सब्जेक्ट की शक्ल देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? प्रोनाउन। ये शक्ल क्या है? मैंने इस जुमले के अंदर इंफिनिटिव फ्रेज को एज अ सब्जेक्ट यूज किया। ये वेरिएशन चाहिए एग्जामिनर। ये कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं हो गई जो आसमान से उतर के आ रही है। इट्स वेरी कॉमन, बट यू हैव नेवर डन दैट। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया? टू इंटरव्यू बिल गेट्स इज हिज ड्रीम। व्हाट इज हिज ड्रीम? ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की शक्ल कौन सी है? इंफिनिटिव फ्रेज, ठीक है। और इस है आपका वर्ब। अच्छा, नीचे देखें, बिल्डिंग डैम शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट शुड बी प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट? ये सब्जेक्ट है, ये बिल्डिंग क्या है? ये नाउन है। ये देखें, नाउन को जो चीज डिफाइन करती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव की शक्ल क्या है? पार्टिसिपल वाली। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज पार्टिसिपल फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। तो
आपके पास दूसरी वेरिएशन क्या आई, पार्टिसिपल फ्रेज एज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इन दोनों में कॉमा नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में कॉमा नहीं लगता, इन दोनों में कॉमा लगा है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अवॉइडिंग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इज वन वे ऑफ डिलेइंग वॉर। व्हाट इज वन वे ऑफ डिलेइंग वॉर? ठीक है जी। तो अवॉइडिंग क्या है, पार्टिसिपल। अवॉइडिंग से बात शुरू हो रही है, 2-3 लफ्ज आ गए, दिस इज योर पार्टिसिपल फ्रेज जो एज अ सब्जेक्ट आई है। क्या है ये, वर्ब, ठीक है। वेरिएशन ये होती है कि वो जो आपको 3, 4, 5, 6 चीजें पता है, आप उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर इनकॉर्पोरेट करें और अपने पैराग्राफ्स के शुरू में जो सेंटेंस दे उसमें वेरिएशन आनी चाहिए, ठीक है। इसमें बताएं, एनी क्वेश्चन, ये बात समझ आ गई है? अच्छा अब ये देखिए, सिर्फ शुरू में नहीं आती, टू मीट द विक्टिम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीट किसे करना है, विक्टिम को। अब ये है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ना, तो वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो मीट किसे करना है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन हम इसे वर्ब कहते नहीं है टेक्निकली, हम इसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, क्योंकि वर्ब का लफ्ज हमने उसके लिए रखा हुआ है जो टेंस का काम कर रहा है। ये आपने अपने ज़हन में डिफरेंशिएशंस बिठानी है, ठीक है, कि ये टेंस का काम नहीं कर रहा है, ये आपकी इन्फिनिटिव फ्रेज है। अच्छा यहाँ पे देखें, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, नाउन, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, दिस इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऑफ डिलेइंग वॉर, वॉर इज अ नाउन, वॉर को किसने इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज अनदर